अच्छा, कभी इस पे सोचा है कि हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही है, किसी सहकर्मी का या दोस्त का व्यवहार एकदम से हैरान कर देता है, हम्म। या हम खुद ही ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिस पर बाद में बस पछतावा होता है। हम्म। और हम सोचते रहते हैं ये कैसे हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। हम्म। वजह भी हम अक्सर बाहर ही ढूंढते हैं, वो इंसानी बुरा है या अरे बस मुझसे गलती हो गई। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि इन सभी व्यवहारों की जड़ें कहीं ज्यादा ज्यादा गहरी होती हैं। आज की जो हमारी पड़ताल है वो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ हिस्सों पर आधारित है। और मकसद सिर्फ दिलचस्प कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि इंसान के बर्ताव के पीछे जो जो शक्तियां हैं जो हमें अनजाने में चलाती हैं, उन्हें समझना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान इतना तर्कहीन, मतलब इर्रेशनल क्यों हो जाता है। ये आत्ममोह, नार्सिज्म, इसका असली मतलब क्या है, और लोग अपने चेहरों पर जो मुखौटे पहने रहते हैं उनके पीछे असल में क्या है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद के अंदर भी झांकने वाले हैं। आज हम मानवीय स्वभाव की गहराइयों में उतरेंगे और 3 मुख्य नियमों को समझेंगे। तरकीनता का नियम, आत्ममोह का नियम और भूमिका निभाने का नियम। तो पहले नियम से शुरू करें, तरकीनता। हम सबको यही सोचना अच्छा लगता है ना, कि हम तो भाई बड़े लॉजिकल हैं, सारे फैसले सोच समझ कर लेते हैं। लेकिन ग्रीन कहते हैं कि असलियत ये है कि हमारी भावनाएं हम पर हावी रहती हैं। वो हमें उन विचारों की ओर खींचती हैं जो हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को शांत करते हैं। और यहीं से खराब फैसलों की शुरुआत होती है। हाँ, और ये सुनने में थोड़ा परेशान करता है क्योंकि ये हमारी अपनी इमेज को चैलेंज करता है। लेकिन देखिए, ये तो हमारे दिमाग की बनावट का ही एक हिस्सा है। लाखों सालों के विकास में हमारे दिमाग में भावना और तर्क के बीच एक तरह का टकराव सा बन गया है। भावनाएं, यानी हमारा जो भावनात्मक स्व है, वो ज्यादा पुराना है, ज्यादा शक्तिशाली है। वो एक शारीरिक उत्तेजना की तरह शुरू होता है, दिल की धड़कन बढ़ना, पेट में बेचैनी होना, और फिर वो हमारे सोचने के तरीके पर असर डालता है, वो भी अनजाने में। मतलब हम पहले महसूस करते हैं और फिर उस एहसास को सही ठहराने के लिए कोई कहानी या तर्क गढ़ लेते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। हम सोचते हैं कि हम तर्क से फैसला ले रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी भावनाओं को सही साबित करने के लिए तर्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका कोई बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण है जहां इस भावनात्मक स्वर ने सब कुछ बिगाड़ दिया हो? इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है प्राचीन एथेंस, पेरिक्लीज के दौर का और उसके बाद का। पेरिक्लीज जो था वो तर्क और बुद्धि का प्रतीक था। वो देवी अथेना को इसका रूप मानता था। उसके नेतृत्व में एथेंस ने अपना स्वर्ण युग देखा, गोल्डन एज। वो भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता था। और उसकी रणनीति काम कर रही थी। पूरी तरह से। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद एथेंस के लोग भावनाओं में बह गए। नए नेता आए जो लोगों की भावनाओं को भड़काते थे, और उन्होंने गुस्से में, लालच में, घमंड में आकर सिसिली पर हमला करने का एक विनाशकारी फैसला ले लिया। उन्हें लगा कि वो अजय हैं। हाँ, जीत के नशे में चूर थे। उन्होंने तर्क को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया कि यह हमला कितना महंगा है, कितना जोखिम भरा है। नतीजा, पूरी तबाही। एथेंस की नौसेना खत्म, हजारों सैनिक मारे गए, और वो शहर फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाया। ये तो एक डरावनी याद दिलाता है कि जब भीड़ की भावनाएं तर्क पर हावी हो जाती हैं तो क्या हो सकता है। तो सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली भावनात्मक स्व को नियंत्रित कैसे करें? नहीं, ग्रीन इसके लिए एक बड़ा व्यवहारिक रास्ता दिखाते हैं। वो 3 कदम सुझाते हैं। पहला, अपने पूर्वाग्रहों को, अपने बायसेस को पहचानना। ये वो मानसिक शॉर्टकट हैं जो हमारी सोच को तोड़ मरोड़ देते हैं। हाँ, जैसे वो कन्फर्मेशन बायस वाला है ना, जहां हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सही साबित करे। बिल्कुल वही, और वो बहुत आम है। अगर हमें लगता है कि कोई प्रोजेक्ट सफल होगा तो हम सिर्फ पॉजिटिव आंकड़े देखेंगे और चेतावनियों को नजरअंदाज कर देंगे। ये तो डरावना है। इसका तोड़ मुश्किल है, लेकिन पहला कदम सिर्फ जागरूकता है, ये मानना कि आप गलत हो सकते हैं। और दूसरा कदम है उन भड़काने वाले कारकों से सावधान रहना, मतलब वो इन्फ्लेमिंग फैक्टर्स जो हमारी भावनाओं को तेज करते हैं। भड़काने वाले कारक जैसे कि? जैसे बचपन की कोई दर्दनाक घटना, किसी का हमें जरा सा नजरअंदाज करना, हमें बचपन के तिरस्कार की याद दिला सकता है, और हम बहुत ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। जो उस स्थिति के हिसाब से बिल्कुल तर्कहीन होता है। बिल्कुल। या फिर अचानक मिली कोई बड़ी सफलता या असफलता। सफलता हमें अहंकारी बना सकती है, और असफलता हमें बेहद डरा हुआ। दोनों ही तर्कसंगत सोच को मुश्किल बना देती हैं। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है तर्कसंगत सोच को मजबूत करने के लिए रणनीतियां अपनाना। जैसे खुद को अच्छी तरह जानना, अपनी कमजोरियों और इमोशनल ट्रिगर्स को समझना, और जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा समय लेना। ग्रीन एक बहुत अच्छी उपमा देते हैं।
एक घुड़सवार और घोड़े की। हाँ, ये मैंने पढ़ा है। घोड़ा हमारी भावनाएं हैं जिनमें जबरदस्त ऊर्जा है, और सवार हमारा तर्क है जो उसे सही दिशा देता है। बिल्कुल। यहाँ मकसद घोड़े को खत्म करना नहीं है। भावनाओं के बिना तो जिंदगी में कोई प्रेरणा ही नहीं होगी। मकसद एक कुशल सवार बनना जो घोड़े की शक्ति को समझता है और उसे सही रास्ते पर चलाना जानता है। भावनाओं और सोच के बीच यही संतुलन जरूरी है। तो जब हम अपनी भावनाओं और तर्क के इस घोड़े को साधना सीख जाते हैं तो अगला सवाल उठता है, दूसरों के घोड़ों का क्या? हमारे आसपास के लोग भी तो अपनी भावनाओं से चल रहे हैं। और यहीं पर ग्रीन का दूसरा नियम, आत्ममोह का नियम, बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, और ये नियम अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम नार्सिसिज्म शब्द सुनते हैं तो हम किसी बहुत ज्यादा घमंडी इंसान के बारे में सोचते हैं, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि हम सब में आत्ममोह होता है। ये एक स्पेक्ट्रम की तरह है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हम सब में थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है? मैं तो हमेशा इसे गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या समझती थी। देखिए, बचपन से ही हमें ध्यान आकर्षित करने की जरूरत होती है, तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए हम एक सेल्फ का निर्माण करते हैं जिसे हम प्यार कर सकें। ये एक तरह का आंतरिक थर्मोस्टैट है जो हमारे आत्मसम्मान को, हमारी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखता है। ज्यादातर लोग फंक्शनल नार्सिसिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस स्पेक्ट्रम के गहरे छोर पर होते हैं जिन्हें हम डीप नार्सिसिस्ट कहते हैं। और ये डीप नार्सिसिस्ट कैसे बनते हैं? अक्सर इसकी जड़ें बचपन में होती हैं। या तो उन्हें बहुत ज्यादा तिरस्कार मिला होता है जिससे उनका स्व खाली और असुरक्षित रह जाता है, या फिर उन्हें जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि वे दुनिया के केंद्र में हैं। दोनों ही मामलों में वे अपना आत्मसम्मान अंदर से पैदा नहीं कर पाते। उन्हें इसके लिए लगातार दूसरों के ध्यान की जरूरत पड़ती है। वे ध्यान के भूखे होते हैं। ऐसे लोग जब भी चुनौती महसूस करते हैं या उनकी आलोचना की जाती है तो वे भयंकर गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं। वो दूसरों को अपने एक विस्तार के तौर पर देखते हैं जिन्हें वो कंट्रोल करना चाहते हैं। इसका एक एक्सट्रीम उदाहरण जोसेफ स्टालिन का है। हाँ, स्टालिन एक मास्टर मैनिपुलेटर था। जो लोग उससे मिलते थे वो बताते थे कि शुरू में वो बहुत आकर्षक लगता था। वो लोगों को खास महसूस कराता था, उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनता था, जैसे दुनिया में उनसे ज्यादा जरूरी कोई है ही नहीं। लेकिन असल में वो उनकी कमजोरियों, असुरक्षाओं और इच्छाओं का पता लगा रहा था, ताकि वो उस जानकारी का इस्तेमाल बाद में कर सके। बिल्कुल। वो दूसरों में दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाता था कि वो उनसे जुड़ना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वो उन्हें अपने खेल में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सके। तो इस आत्ममोह से निपटने का तरीका क्या है, चाहे वो हमारा अपना हो या दूसरों का? इसका रास्ता है सहानुभूति, एम्पैथी विकसित करना। सहानुभूति एक ऐसी शक्ति है जो हम सब में है, लेकिन आत्म केंद्रित होने के कारण ये दब जाती है। इसे विकसित करने के 4 मुख्य घटक हैं। पहला है एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, मतलब ये मानना कि हम लोगों को पूरी तरह नहीं जानते और हमें खुले दिमाग से उन्हें समझना है। ठीक है, रवैया। दूसरा क्या है? दूसरा है आंतरिक सहानुभूति, जिसे विसरल एम्पैथी कहते हैं, यानी दूसरों के मूड को उनकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज के लहजे से महसूस करना। मतलब जब कोई कहता है मैं ठीक हूं लेकिन उसकी आवाज में तनाव है, तो ये सहानुभूति हमें बताती है कि कुछ गड़बड़ है। सही, ये एक तरह का इमोशनल रडार है। तीसरा है विश्लेषणात्मक सहानुभूति, एनालिटिक एम्पैथी, यानी बातचीत के जरिए उनके मूल्यों और अनुभवों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। और आखिरी वाला? और आखिरी है इन सबको मिलाकर सहानुभूति का कौशल विकसित करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खोजकर्ता अर्नेस्ट शैकल्टन। उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। हाँ, अंटार्कटिका वाली कहानी जहां उनका जहाज बर्फ में फंस गया था। बिल्कुल, उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में कुचलकर डूब गया। वो और उनके 27 साथी अंटार्कटिका की बर्फ पर फंस गए। जरा सोचिए, लगभग 2 साल तक वो वहां फंसे रहे। ऐसी स्थिति में तो किसी भी दल का मनोबल टूट सकता है। लोग आपस में लड़ सकते हैं, पागल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? सिर्फ शैकल्टन की वजह से। वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहे थे, वो एक मनोवैज्ञानिक मास्टर क्लास चला रहे थे। उन्होंने अपने दल के हर एक सदस्य के मूड को समझा। वो जानते थे कि कौन सा आदमी निराश हो रहा है, तो उसे एक मुश्किल काम सौंप देते थे ताकि उसका दिमाग व्यस्त रहे। उन्होंने जन्मदिन और त्योहार मनाने की परंपरा भी बनाए रखी। हाँ, ताकि लोग इंसानियत का एहसास ना खो दें। उन्होंने सबसे निराशावादी आदमी को अपने टेंट में रखा ताकि वो उस पर नजर रख सकें। ये सिर्फ अच्छी लीडरशिप नहीं थी, ये हर एक व्यक्ति की जरूरतों और भावनाओं को गहराई से समझने पर आधारित थी।
और इसी सहानुभूति की शक्ति से वे अपने 27 लोगों को बिना किसी जानी नुकसान के सुरक्षित वापस ले आए। ये हेल्दी नार्सिसिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। खुद पर अटूट विश्वास, लेकिन साथ ही दूसरों को गहराई से समझने की क्षमता। शैकल्टन की ये क्षमता हमें सीधे तीसरे नियम पर ले आती है, भूमिका निभाने का नियम। बिल्कुल। ये विचार कि हम सब सामाजिक जीवन में एक मुखौटा पहनते हैं। हम एक एक्टर की तरह अपनी भूमिका निभाते हैं। हम खुद को विनम्र, आत्मविश्वासी या मेहनती दिखाते हैं, जबकि हमारे असली एहसास शायद कुछ और हों। और ये जरूरी भी है। अगर हर कोई हर समय अपने मन की बात कहने लगे तो समाज चल ही नहीं पाएगा। सही बात है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम लोगों के मुखौटों को ही उनकी असलियत मान लेते हैं। ग्रीन कहते हैं कि यहाँ एक दूसरी भाषा काम करती है, अशाब्दिक संवाद, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ, कि हमारी असली भावनाएं हमारे चेहरे के हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव से बाहर झलकती हैं। बिल्कुल। हम शब्दों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर अक्सर सच कह देता है। और इस दूसरी भाषा को पढ़ने में मिल्टन एरिक्सन से बड़ा कोई माहिर नहीं था। ओह, उनकी कहानी तो कमाल की है। मतलब एक ऐसी मजबूरी जिसमें वो हिल भी नहीं सकते थे, वो उनके लिए एक तरह की सुपर पावर बन गई। बिल्कुल। 17 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हुआ और वे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गए। उनका शरीर एक जेल बन गया था, लेकिन उनका दिमाग आजाद था और पहले से कहीं ज्यादा तेज। इसी अवस्था में उन्होंने पाया कि लोग जो कहते हैं और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती है, उसमें अक्सर अंतर होता है। जैसे वो अपनी बहनों को देखते थे। हाँ, वो दिखती थी कि कैसे एक बहन किसी बात पर हाँ कहती थी, लेकिन उसका सिर बहुत हल्के से ना में हिल रहा होता था। उन्होंने इस दूसरी भाषा में महारत हासिल कर ली। कोई और दिलचस्प उदाहरण है उनका? कहीं है। एक बार उनके पास एक मरीज आया जो कह रहा था कि उसकी त्वचा सुन्न है। एरिक्सन ने उससे बात करते हुए अचानक एक जलती हुई माचिस उसकी उंगली के पास ले आए। और मरीज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन एरिक्सन ने देखा कि एक पल के लिए उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई थीं। दर्द का एक अनैच्छिक संकेत। उन्होंने पकड़ लिया कि वो झूठ बोल रहा था। तो हम इन संकेतों को कैसे पढ़ें? हम सब तो मिल्टन एरिक्सन नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन हम बेहतर ऑब्जर्वर बन सकते हैं। हमें 3 तरह के संकेतों पर ध्यान देना होगा। पहला है नापसंद पसंद के संकेत, जैसे किसी की बनावटी मुस्कान जिसमें आंखें शामिल ना हों। असली मुस्कान में आंखों के आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ती हैं। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। दूसरा है प्रभुत्व अधीनता के संकेत, डोमिनेंस वाले। हाँ, आत्मविश्वासी लोग ज्यादा आराम से रहते हैं। उनकी शारीरिक मुद्रा खुली होती है, जबकि असुरक्षित लोग अक्सर सिकुड़े हुए लगते हैं। वे बार बार अपने चेहरे या बालों को छूते हैं, खुद को शांत करने के लिए। और तीसरा है धोखे के संकेत। ये सबसे दिलचस्प है। कोई झूठ बोल रहा है नहीं, ये कैसे पता करें? ये मुश्किल है। कोई एक अचूक संकेत नहीं है, लेकिन कुछ पैटर्न हैं। धोखेबाज लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा उत्साहित या दोस्ताना व्यवहार करते हैं ताकि आपका ध्यान भटका सकें, या फिर वे बहुत शांत और पेशेवर होने का नाटक करते हैं ताकि उनकी कहानी ज्यादा विश्वसनीय लगे। तो जब दुनिया एक मंच है और हम सब अभिनेता हैं, तो हमें भी अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी सीखनी चाहिए। इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा नहीं है? यहाँ एक बारीक रेखा है। ग्रीन के मुताबिक ये नीयत का सवाल है। ये झूठा होना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभालना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रोमन सम्राट ऑगस्टस थे। ऑगस्टस, जिसने रोमन गणराज्य को साम्राज्य में बदल दिया। हाँ, लेकिन उसने ये काम बहुत चतुराई से किया। उसने कभी खुद को राजा या तानाशाह नहीं कहा। वो जनता के सामने विनम्र और सरल व्यक्ति की भूमिका निभाता था, जबकि असल में वो सारी ताकत अपने हाथों में ले रहा था। उसने समझा कि सत्ता का खुला प्रदर्शन दुश्मन पैदा करता है, इसलिए उसने विनम्रता का मुखौटा पहना। बिल्कुल। तो आज हमने मानवीय स्वभाव के 3 शक्तिशाली नियमों को समझा। हमारी अपनी तर्कहीनता, जिसे हम घोड़े और सवार की तरह साध सकते हैं। आत्ममोह का स्पेक्ट्रम, जिसे सहानुभूति से पार किया जा सकता है। और वे मुखौटे जो हम सब पहनते हैं, जिनके पीछे की सच्चाई अशाब्दिक संकेतों में छिपी होती है। बिल्कुल। और इन नियमों को समझना किसी को आंकने या चालाकी करने के लिए नहीं है। ये आत्मनियंत्रण के लिए है और लोगों के साथ गहरे, ज्यादा वास्तविक संबंध बनाने के लिए है। ये समझने के लिए कि लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं। जब हम समझते हैं कि किसी का गुस्सा शायद उसकी गहरी असुरक्षा से आ रहा है, तो हम उसे व्यक्तिगत रूप से कम लेते हैं और बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। हाँ, ये हमें ज्यादा समझदार और कम प्रतिक्रियाशील बनाता है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार। अगर हमारे असली एहसास हमारे मुखौटों से लगातार बाहर झलकते हैं और हम दूसरों के इन संकेतों को पढ़ना सीख सकते हैं,
तो हम खुद हर दिन अनजाने में कौन से संकेत भेज रहे हैं और वे संकेत हमारे बारे में क्या कहानी बता रहे हैं।